जो मैंने ओवरऑल आपको बताया ना, वो स्ट्रैटेजी आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 200 का अकाउंटिंग रख लिया, ठीक है, वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन देन अगेन बाकी और भी तो सब्जेक्ट्स हैं ना जो आपने अब चूज़ करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, उनमें से एक दो निकल आएंगे जो कि आपको बाकी में हेल्प कर रहे होंगे। तीसरा कौन सा? नहीं, अभी तो तीसरा और चौथा दो रहते हैं ना आपके, तो वो दो कोई ऐसे उठा लें। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा। हाँ, यस जी, आप कुछ पूछ रहे थे शायद अकाउंटिंग में। फाउंटेन पेन, अच्छा फाउंटेन पेन इसलिए मना करी थी कि आई डोंट नो, अच्छा उसके ऊपर भी ना कोई वो नहीं है, लेकिन हमने सुना कि वो सेंस वो इट्स इजी टू रिमूव या कुछ इस तरह से होने में, तो वो एक वो आपको वो सुपरस्टिशन होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज आई रिमेंबर मेरा बैकग्राउंड एफएससी का और मैट्रिक का है, सो हम लोग तो बिल्कुल वो ही लोग हैं जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए और जिनको फाउंटेन पेन से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, तो वो और राइटिंग भी उसमें बड़ी अच्छी आती है, लेकिन आई हैड टू स्विच। और वो मुझे सिर्फ एक अपनी उस पर था कि लोग हर कोई जिन्होंने दिए हुए थे और वो रेकमेंड कर रहे थे। एक तो जो पेपर होता है ना उसका, बाय द वे शीट्स जो आपको मिलती हैं वो कोई बहुत अमेजिंग क्वालिटी की नहीं होती, तो जब आप फाउंटेन पेन से वो कर रहे होते हैं वो पीछे प्रिंट आ रहा होता है उसका, या वो फैल रहा होता है, वो ऐसा वो जो शीट होती है ना जिसमें इंक जो है वो उस तरह से होनी, स्मज होनी शुरू हो जाती है, तो उस तरह की शीट्स होती हैं जिसके लिए फिर ऑफ कोर्स जो है वो पॉइंटर को रेकमेंड किया जाता है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड कि पॉइंटर के साथ करें पेपर अटैम्प्ट। जी, बॉल पेन से असल में वो जो मैं नीटनेस और वो प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ ना, वो नहीं आती। कर तो सकते हैं, देयर इज़ नो वो। आई रिमेंबर कि एट अ टाइम मेरे उसमें 2 से 3 पॉइंटर्स हुआ करते थे, बिकॉज एक ख़त्म होता है ड्यूरिंग पेपर और आपको दूसरे पे शिफ्ट करना पड़ता है, तो एट टाइम्स कभी किसी के पास नहीं है, तो 1-2 पेपर मेरे पास ऐसे भी थे कि जिसमें मैंने शुरू पॉइंटर से किया था लेकिन एंड जो है वो बॉल पॉइंट से हुआ था। तो लेकिन रिकमेंडेड यही होगा कि मैं ये आपको कहूँगी कि पॉइंटर, बिकॉज उसकी एक वैसी नीट लुक होती है। बॉल पॉइंट से आप जितना मर्जी प्यारा लिखो, वो उस तरह से एक लुक उसकी वो नहीं आती जो कि मैं आपको रेकमेंड करना चाह रही हूँ। जी, जेल पेन से लिख लें, कोई मसला नहीं है। जेल पेन या पॉइंटर, दोनों में से दोनों सेम है। पेपर क्या? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाई क्वालिटी के एग्ज़ाम का आपको एक और एग्जांपल मिलेगी जब आप बैठेंगे, जब आपके ये जो सेंटर्स बनते हैं, जहाँ जहाँ सेंटर्स बनते हैं, मुझे कराची का अब आइडिया नहीं है, आई रिमेंबर मैंने इस्लामाबाद में दिए थे और फेब में हुआ करते थे उस टाइम पे, और दिन में वही 2 होते थे, बीच में वो जो 1 साल में उन्होंने एक कर दिया था, वो वाला टाइम नहीं था ये। तो उस टाइम पे सख्त सर्दी में स्कूल की, जो सरकारी स्कूलों का आपको हालात तो पता ही है, तो उसमें जो खिड़कियां हैं वो टूटी होती थी, सर्द जो है वो हवा चल रही है, आपके हाथ लिटरली फ्रीज़ हुए हैं और आपसे लिखा नहीं जा रहा, और आपको बैठ के जो है वो करना पड़ रहा हो। देयर आर टाइम्स जिसमें हॉल में कोई ऐसी ट्यूबलाइट होगी जो कि कभी जल रही होगी और कभी बुझ रही होगी, एक टॉर्चर सेंटर बना होगा और जिसमें आपको पेपर करना पड़ा होगा। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। खुदा ना खास्ता किसी का अगर क्लियर नहीं भी होता, तो द थिंग्स यू लर्न फ्रॉम द होल जर्नी वो आपको लिटरली आपकी लाइफ में हेल्प करेंगी, आपको आपकी मल्टीपल फील्ड्स में हेल्प करेंगी। अगर आपने कुछ और नहीं तो ये जो इतना कुछ पढ़ लिया और डिटेल में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज ले ली, तो वो आपको ऑफ कोर्स आपकी एक पर्सनालिटी बिल्डिंग में हेल्प कर लेगी। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जिनका अगर क्लियर नहीं होता। दूसरी बात हम ये भी करते चलें, जो अभी थोड़ी सी पहले इसके ऊपर बात हो चुकी है, आई वुड रिकमेंड, ये मेरी रिकमेंडेशन, मैंने जहाँ पे भी पढ़ाया है, जहाँ पे भी लेक्चर दिया है, कोई भी गाइडेंस मेरे पास लेने के लिए आता है, मैं उसको कहती हूँ कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन जस्ट वन बास्केट। आपने CSS देना है, आपने माइंड बनाया हुआ है, आपके ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर है, ठीक है, दें। ऑप्शन बी, प्लान बी हमेशा रखें, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि अच्छा ठीक है कि बस बैचलर्स दिया और मैंने उसके बाद CSS करना है और अगर CSS क्लियर नहीं होता खुदा न खास्ता तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। डोंट बी लाइक दैट। आपने हमेशा अपना प्लान रखना है कि अगर ये नहीं होगा तो अच्छा ठीक है कि मेरी जो डिग्री है उसमें मैंने मास्टर्स करना है या मैंने उसके बाद जॉब ढूंढनी शुरू करनी है। मल्टीपल और ऑप्शंस आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की अखबारों में इश्तहार आ रहे हैं, उसमें अप्लाई करना है। टेस्ट आ रहे हैं, स्टेट बैंक के टेस्ट होते हैं, FIA के होते हैं, इनके होते हैं, मैंने वहाँ अप्लाई करना है। सो बिल्कुल एक वो जो एक होता है ना कि आंखें बंद करके एक नाक की सीध में चलना कि नहीं CSS नहीं तो और कुछ नहीं, डोंट डू दैट। आप लोग अपने माइंड में अपनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखें कि अगर ये खुदा न खास्ता, बिकॉज मैं आपको कह चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी 60% इज़ योर लक। सो अगर नहीं होती लक तो फिर और क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने बैठ जाना है। डोंट डू दैट।
तो वो इतना डीमोटिवेट और इतना वो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा प्लान बी रखें। और मैं अटैम्प्ट्स का हर किसी को कहूँगी, अगर किसी की पहली अटैम्प्ट में नहीं होता तो ट्राई करें, लाजमन ट्राई करें, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो कि आप पहली या दूसरी अटैम्प्ट में आपको समझ नहीं आती और लोग जो हैं वो दूसरी या तीसरी में जाके उसको समझते हैं। मल्टीपल केसेस जिनमें पहली दोनों अटैम्प्ट्स में फेल हुए हैं और तीसरी अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, इट्स अदर वे राउंड। जितनी मर्जी लेंथी हो, इंडो पाक हिस्ट्री समथिंग जो कि हमारी अपनी है और हम बचपन से कहानियाँ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और मुग़ल से शुरू करके हम अभी तक जो है वो हमें हर किसी को कुछ ना कुछ उसका पता होता है। एवरेज बंदे को भी इंडो पाक हिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स के ऊपर पता होता है। यूएस हिस्ट्री में से एवरेज बंदे को कितना पता? एग्जैक्टली। तो आपका कंपटीशन वहीं कम हो गया। और अब इसमें मैं आपको ये बात बता रही हूँ ना कि अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और आपने बिल्कुल, आपको लिटरली कुछ नहीं पता, इस बात से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे ब्रिटिश हिस्ट्री का नहीं पता था, मुझे यूएस हिस्ट्री का नहीं पता था, इंटरनेशनल लॉ का नहीं पता था, मेरे लिए सारे नए थे, तो मैंने फ्रॉम स्क्रैच शुरू किए। तो उसमें ये कि एट द एंड ऑफ द डे आप यू लर्न समथिंग न्यू। और ऑफ कोर्स जो कि मैं वो जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिसमें आपका कंपटीशन कम हो गया, वो भी है। देन अगेन, इवन इन सारे क्राइटेरिया के बावजूद अगर आपको फिर भी कंफर्ट है उसमें इंडो पाक में, तो देन गो फॉर दैट। वो जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि फिर आप अपनी तैयारी ऐसी कर लो, आप अपने नोट्स ऐसे बना लो जो कि आपका पेपर जो है वो बाकी सबसे स्टैंड आउट करे कि यार इसने जो चीज़ लिखी है वो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि बाकी सब ने जो है वो नहीं लिखी। सो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू दैट, देन गो फॉर इट। हाँ, मैंने अभी बताया यूएस हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री बहुत लोग कर रहे हैं और उसमें मार्क्स दोनों में बहुत अच्छे आ रहे हैं। और उसमें भी वही है कि सिंस यूरोपियन हिस्ट्री का लोगों को पता नहीं होता और वो ब्रिटिश हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स ओवरलैप कर रही होती है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, कम कंपटीशन होगा, यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू। जी, अच्छा, ये एक बड़ा एक मिस्ट्री है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसे कश्मीरी इशूज़ हैं हाँ, उसके ऊपर जो है वो हम रियलिस्टिक ओपिनियन की तरफ जाएंगे, या जो हमें बताया गया कि ऐसे एक मतलब नेशनल होने के नाते में जो पढ़ाया गया वो लिखें। अच्छा, आई वुड रिकमेंड इन टॉपिक्स में कभी भी एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन जो है वो ना लें, बिकॉज अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना कि ह्यूमन साइकी है कि जो हम बात कर रहे हैं कि एग्जामिनर एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ ह्यूमन। उसके घर पे भी मसले चल रहे होंगे, जॉब पे भी मसले चल रहे होंगे, उसके पास टाइम कम है, उसने सारे ये पढ़ने हैं और उसके बाद उसने कोई ऐसा ओपिनियन पढ़ लिया जिससे वो बिल्कुल एग्री नहीं करता, तो आप लिटरली उसकी लक के ऊपर है कि फिर आपको वो मार्क्स कैसे देता है। ठीक है, अब उसमें जो स्मार्ट वे होता है चीज़ों को लेके चलने का, वो होता है जो कि जिसके ऊपर लार्ज एक कंसेंसस है, जिसके पीछे रैशनल भी है, कोई आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज अगर अब हम आप बात करते हैं मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की, डिक्टेटरशिप की या डेमोक्रेसी के ऊपर बात आती है, तो वो हर जगह ये बात स्टेट होती है कि जी डेमोक्रेसी में जो मसले आए हैं वो उसमें से एक मेजर मसला पाकिस्तान में वो रहा है, वो ये रहा है, एंड यू कैन कोट दैट, वो हमें भी पढ़ाया जाता है और वो एक लार्जर कंसेंसस है उसके ऊपर। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई अगर कोई बहुत ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी होगा तो वो कहेगा कि अच्छा पता नहीं इसने क्या लिख दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन देन अगेन कोई बहुत ऐसा ओपिनियन जो कि आप कहो कि आपने दे दिया है, जो कि जिसमें लोगों का मानना जो है वो कम होगा, तो डोंट गो फॉर दैट। आपने करना क्या है कि आपने दोनों को ब्लेम करना है, आर्मी को भी ब्लेम करना है और पॉलिटिशियंस को भी ब्लेम करना है, क्योंकि असल रियलिटी तो ये है कि दोनों की तरफ से जो चीज़ है ईस्ट पाकिस्तान में दोनों का अपना अपना रोल था। सो हर चीज़ को ना एक यूनिलैटरली लेके ना चलें कि एग्जामिनर को एंड तक पता नहीं चलना चाहिए कि आप लीन कहाँ करते हैं।
बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना पेपर इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं कि वो पता लग रहा होता है कि अच्छा जी ठीक है कि ये इसने इस पार्टी को वोट दिया होगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है। ए पॉलिटिकल रह के जिस तरह से, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आप आ गए हो यहाँ पे गवर्नमेंट में, यू हैव टू बी, मतलब बीइंग हेयर आई कैन नॉट से कि जी अच्छा ठीक है, मैं तो लोगों के साथ ये भी शेयर नहीं करती कि जी मैंने पिछले साल किसको वोट दिया था। सो नो वन नोज़ कि मेरी पॉलिटिकल जो है वो किसके साथ हैं एफिलिएशंस। सो वो आपने उसी तरीके से पेपर में भी नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपने बात करनी है रैशनल के ऊपर, जो चीज़ लॉजिक के ऊपर बात हो रही है, जो चीज़ जिस पार्टी की, जिस गवर्नमेंट की जौन सा इनिशिएटिव अच्छा है, जिसको ग्लोबली भी सराहा गया है, कोट करें उसको। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका ओपिनियन है ये कि ये बहुत अच्छा था और कोई इससे एग्री नहीं करता, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। तो वो इस तरह का एक वेल बैलेंस जो है वो पेपर होना चाहिए। लेकिन देन अगेन उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जिस तरह से ऐसे की बात जब होती है कि ऐसे क्यों, जो 10 टॉपिक्स हैं उनमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, वो भी एक ट्रिक होती है। उसमें भी देन अगेन वही बात आ जाती है कि देयर आर ऑलवेज, आप कोई भी ऐसे का टॉपिक आप पेपर उठाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 10 टॉपिक में से 4 से 5 ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी लोग वही अटैम्प्ट कर रहे होंगे। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जेंडर स्टडीज़ के ऊपर हो गया, ठीक है, इंडो पाक चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो गया पाकिस्तान से रिलेटेड, जेनेरिक्स है, ठीक है। अब हाँ, अब यूएन से हो गया रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन से हो गया। अब उसमें भी एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर ऐसे अटैम्प्ट किया है, सो आपके पास एक ऐसी क्या चीज़ थी जो कि आपने डिफरेंट की है बाकी से। अगर आपका भी पेपर सब जैसा है तो आपको बड़े एवरेज से मार्क्स मिल जाएंगे, और एवरेज हो सकता है वो पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग उसमें थ्रेशोल्ड में ना आ रहे हों। दूसरा स्ट्रैटेजी ये होती है कि ऐसे में टॉपिक वो चूज़ करें जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिसको कम लोग जो उसकी तरफ जाएं। उसका फ़ायदा ये होता है ऑफ कोर्स कि एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव आपको देखे ना। एक वही वाली बात है कि मेरे पास 50 पेपर्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने आज चेक करने हैं, और उसमें से 48 जो हैं वो यूएन के ऊपर अटेम्प्टेड हैं, और बाय द एंड ऑफ 48 पेपर मैंने यूएन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो, और हर किसी ने एक ही बात की है। और जो 49th पेपर मेरे पास आता है वो एक डिफरेंट उसका आता है, इट्स लाइक अ फ्रेश एयर, ठीक है। सो वो एक वो है कि अच्छा ठीक है, समथिंग डिफरेंट। और उसके बाद में वो अगर पढ़ रहा हूँ कि अगर उसके बाद भी उस बच्चे ने अच्छा लिखा है, या एक बहुत अमेजिंग नहीं लेकिन वेल बैलेंस्ड जस्टिफाइड लिखा है, सो आई वुड लीन कि उसको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए बाकी सबसे। दैट्स वेरी नेचुरल, ठीक है। अब लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो सबसे अलग टॉपिक है आपने वो उठा लिया है, उसकी आपके पास नॉलेज नहीं है, सोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपने कहा कि बस मैं इसके ऊपर अटैम्प्ट कर दूँ जस्ट टू बी डिफरेंट। डोंट डू दैट। सो आपने अपने माइंड में जो सबसे ज़्यादा टाइम ऐसे के टाइम पे लगता है वो लगता है टॉपिक चूज़ करने में, बिलीव मी, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास 5 से 6 टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आप बड़ा अच्छे से लिख सकते हो। तो आपने उसको शॉर्ट करना है कि जी मैंने किसके ऊपर लिखना है, और वो आप तब करोगे जब आप बैक साइड पे उसकी पॉइंट्स बना रहे हो कि मेरे पास हर टॉपिक के लिए कितने पॉइंट्स हैं। आई रिमेंबर मेरी जो लास्ट अटैम्प्ट थी उसमें मुझे वो टॉपिक भी याद नहीं है, लेकिन वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था, और वो मैंने ऐसे जस्ट बिकॉज वो एक होता है बंदे को एक कि जी जब टॉपिक्स आए हैं तो उसमें एक नज़र आती है कि यार दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, या दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि मुझे लिखने में मज़ा आएगा। सो आई डिडंट फील कि हाँ, मैंने उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचा कि हो सकता है कि एग्जामिनर को पढ़ने में मज़ा ना आए, लेकिन वो मुझे अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे, और मेरे पास इनफ मुझे था कि मैं आर्ग्यूमेंट्स दे सकती हूँ इस पर, मैंने वो अटैम्प्ट किया एंड आई गॉट रियली गुड मार्क्स। सो वो एक डिफरेंट चीज़ है कि ऑफ कोर्स आपने एक वेल बैलेंस बनाना है, ये नहीं कि जस्ट टू बी डिफरेंट आपने उठा लिया कोई टॉपिक और यू आरंट एबल टू डिलीवर। सो वो चीज़ देख लीजिएगा। बाकी उसके अलावा जो ये बात आप कर रहे हो ना कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ में बचपन से पढ़ाया जाता है, या जो असल सिचुएशन है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलें। जो हमेशा से पढ़ाया जाता है वो बहुत आउटडेटेड है, नो वन एग्रीज टू दैट एनी मोर, ठीक है, एवरीवन नोज़ दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ एक बैलेंस्ड ओपिनियन है, देखें जो पढ़ाया जाता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो मेन फैक्ट्स होंगे जो कि सेम ही होंगे। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो जो आर्गुमेंटेटिव साइड आती है जिसमें आप अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं या बिल्ड कर रहे हो या किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें आप दोनों साइड ऑफ द वो बता सकते हो कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये सोर्सेज हैं और उसके मुताबिक जो है वो ये है। और ऐसा भी होता है कि मल्टीपल अगर आपने 2 डिफरेंट ओपिनियंस बताए हैं और एंड पे आप एक ओपिनियन को ज़रा ज़्यादा फेवर कर रहे हो,
तो दैट्स ओके टू। लेकिन अगर आप किसी एक ओपिनियन को फेवर कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको बैक करने के लिए आपके पास इनफ एविडेंस होना चाहिए, नॉट जस्ट कि मेरा दिल किया या मुझे ये अच्छी बात लगी तो मैंने ये कह दिया। एविडेंस, बैकिंग हो उसकी, कि अगर आप कोई बात कर रहे हो तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है, वो हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? कौन से? हाँ अच्छा, उसमें भी आर्गुमेंटेटिव पे भी बहुत आपको ना मल्टीपल ओपिनियंस मिलेंगे कि जी आर्गुमेंटेटिव नहीं लिखने चाहिए और लिटरेरी भी नहीं लिखने चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे बड़ी डिफरेंट ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर। मेरी पहली अटैम्प्ट में ऐसे में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, तीसरी में ज़्यादा अच्छे आए थे। पहली में मैंने बड़ा जेनेरिक सा कोई उठाया था, आई थिंक इट वाज समथिंग रिलेटेड टू वॉर। ठीक है, और जो लास्ट है आई विल ट्राई कि मैं वो ढूंढूँ वो टॉपिक क्या था जो कि मैंने उठाया था, बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे याद आया तो आई विल लेट यू गाइज नो। तो वो मैंने वो उठाया और आई गॉट गुड मार्क्स। तो उसमें एज लॉन्ग एज आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं ये अच्छा अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि मैं एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो हाँ अच्छा, स्टार्टिंग में अच्छा हर चीज़ का ना एक फ़्लो होना चाहिए। टॉपिक हुआ है तो उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करें, लेकिन अब इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि जी आपने शुरू कर दी है 50 साल पहले से। डोंट डू दैट। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ चीज़ बताएं कि ये चीज़ है क्या, हुई कब। 4 से 5 लाइनें इंट्रोडक्शन की बहुत होती हैं, एक पैराग्राफ हो गया, मैक्सिमम 10 लाइनें होगी। डोंट गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि मेन चीज़ जो आपसे पूछी जा रही है वो आपसे मेन बॉडी पूछी जा रही है। फिर आप आते हैं मेन बॉडी के ऊपर, उसमें कॉजेज़ हो गई, आपके रीजंस हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि ये इस चीज़ का क्या रीजंस थी या उसका क्या इफ़ेक्ट आया, प्रोज एंड कॉन्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। हेडिंग्स दें, हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स दें। कोशिश करें बुलेट्स में लिखें कि अच्छा ठीक है, अगर किसी की मल्टीपल रीजंस हैं कि किसी एक चीज़ के आप कॉजेज़ बताने लगे हैं तो फॉलोइंग 1 2 3 4 5। इट्स ईजियर टू रीड, इट्स ईजियर टू राइट डाउन, बजाय इसके कि आपने लंबे लंबे जो हैं वो पैराग्राफ्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से उसको कैटेगराइज करके लेके चलें। फिर जब आपने मेन बॉडी लिख दी तो उसके बाद यू विल मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन। मेन बॉडी में अगर आपने आर्गूमेंटेटिव साइड भी दे दी तो वो आपने एक्सप्लेनेशन में दे दी कि ये अच्छा ये आर्गूमेंट्स हैं उसके बाद एंड पे आपने कंक्लूड कर दिया, जिसमें आपने ओवरऑल जो पूरा टॉपिक है उसको 4 से 5 जुमलों में समराइज़ करके कंक्लूजन लिख दिया। इसी तरीके से मेन आपका ऐसे भी इसी तरह से मूव करता है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? इस तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आए? खैरियत है सब? हाँ किसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या यूज़ करते थे? हाँ 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 ऐसे में हेडिंग वाकई यूज़ नहीं करनी, बाकी सारे पेपर्स में यूज़ करनी है, ऐसे में हेडिंग नहीं यूज़ करनी। ऐसे में मेन जो आपका फोकस होता है वो पैराग्राफ्स के फ़्लो के ऊपर होता है। ठीक है, आपने आउटलाइन बनाई, एक खाली वही होगी आपका मेन पेज के ऊपर आउटलाइन है, और उसके बाद आपने ऐसे शुरू कर दिया अगले पेज से। और उसके बाद जो आपने ऐसे को प्रेजेंटेबल बनाना है वो ऐसे बनाना है कि जो आप कोट्स लिख रहे हो, ठीक है, वो आप जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी करते हो और जो सेंट्रली अलाइंड होता है ना, आपने ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हो और अब आपने नीचे किसी को कोट करना है। सो आपने ऊपर मेंशन कर दिया कि किसका कोटेशन है ये, ठीक है, और उसके बाद नीचे जब आपने लिखा तो उसको सेंट्रली अलाइन करके लिखा, मार्कर से लिखा। तो जब मैं पेज पलट रही हूँ तो मुझे पता है कि ये कोट लिखा हुआ है और ये किसका कोट लिखा हुआ है और उसने इस तरह से एक सेंट्रली अलाइन करके लिखा है। देन जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हो तो वो फिर आप नॉर्मल पैराग्राफ के फ्लो में चलना शुरू हो जाते हो। हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने का ये है कि रियलिस्टिकली इस पॉइंट पे आके मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकता है, बहुत मैसिव उसका इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑफ कोर्स बेहतर हो सकती हैं कि किसी की हमेशा से राइटिंग जो है वो इतनी ख़ास नहीं रही, लेकिन उसको रीडिंग उस तक ले आना। हाँ अच्छा आके उसमें जो है वो आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो फैंसी वर्ड्स पे बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जी शायद आपने ऐसे में, ख़ास तौर पे ऐसे में जो है वो बहुत फैंसी लिखना है। बहुत नॉर्मल अंग्रेज़ी लिखी थी मैंने और वो पास हो गया था। सो उसमें डोंट गो, जो देखें आप फैंसी वर्ड्स में ऑफ कोर्स हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश,
ठीक है, हम पढ़ते हैं हमेशा से, हम किताबें पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन देन अगेन हमारा कंफर्ट जोन नहीं होता इंग्लिश। सो जो चीज़ आपके कंफर्ट जोन में नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको उसमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी वोकेबलरी याद करने में और फिर इम्प्लीमेंट करने में, डोंट डू दैट। जो एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ग्रामर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ग्रामर। यूज़ वेरी सिंपल सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, इट्स ओके। बेसिक वोकेबलरी आपने यूज़ की हुई है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन ग्रामर अगर कहीं गलत है तो दैट इज़ सो नॉट ओके, दैट्स मतलब वो बिल्कुल ही एक डोंट गो एरिया है। सो ग्रामर के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है, आपने टेंसेस के ऊपर, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर, ये वाली चीज़ें आपकी बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। तो सारा वो जो आपने एफ़र्ट लगानी है वोकेबलरी के ऊपर, वो आप एफ़र्ट लगाओ अपनी ग्रामर के ऊपर, अपनी टेंसेस के ऊपर, ठीक है, कि आपने फ़्लो किस तरह से चीज़ों का बेहतर बनाना है, तो वो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। जी नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंटेंट मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रही हूँ, ये सच है कि आपका पेपर पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो देखेगा कि ओ बहुत अच्छी राइटिंग है और हेडिंग्स दी हुई हैं और उसके बाद अच्छा ठीक है और नीचे अंदर गाने के लिरिक्स लिखे हुए और मैं पास कर दूँ, ऐसा नहीं है। सो इट्स अ वेरी एक वो वेल बैलेंस चीज़ है कि उसमें वो चीज़ें पढ़ेगा। जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो क्या पढ़ेगा वो आपने चूज़ करना है, वो आप चूज़ करोगे कि एग्जामिनर मेरे आंसर में से ये चीज़ें पढ़ेगा। तो वो आप चूज़ कैसे करोगे, जो आप जिस तरह से प्रेजेंट करोगे। सो ऐसा भी नहीं है कि आपने आंसर को 1 से 2 पेजेस में ख़त्म कर दिया और कंटेंट अच्छा लिखा। आई एम सॉरी, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करती है, नॉट जस्ट क्वालिटी। सो यू हैव टू लाइक 4 से 5 पेजेस का आपका आंसर होना चाहिए, और सिर्फ मतलब वो नहीं होना चाहिए कि आप लिख रहे हो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, मतलब उसमें एक्चुअली कंटेंट भी होना चाहिए। सो एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें आपके पास कंटेंट भी है और क्वांटिटी भी है। यस हम लोग तो मतलब दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। प्रेसी में हम लोग सिनोनिम्स ही यूज़ करते थे और उसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसमें अटेम्प्ट करते थे। अच्छा हाँ, बहुत से लोग ये करते हैं और उनका क्लियर भी हुआ है, लेकिन पता है मुझे ये लगता है कि ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है ना वो अच्छी 2-3 जुमलों से होना चाहिए, नॉट अ कोटेशन। उसमें थोड़ी सी आप एफर्ट करके वो जुमला जो है फ्रेज़ करो, टेक 5 मिनट्स, कि मैंने जो स्टार्ट करने हैं पहले 2-3 जुमले वो ऐसे हों जो कि उसको पढ़ के मज़ा आए, कि ये बिल्कुल वो नहीं लिखा हुआ कि वो जो बड़ी बेसिक सी होती है ना कि दिस इज़ दिस एंड फलाना, डोंट गो फॉर दैट। तो वो एक अच्छी फ्रेज़ में लिखा हुआ सेंटेंस होना चाहिए। कोटेशन से स्टार्ट करना आई वुडंट रिकमेंड दैट। आगे आपके पास बहुत टाइम है कोटेशंस लिखने का, सो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट ना करें उससे। हाँ हाँ, इस तरह हो सकता है, लेकिन देन अगेन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसी का वही टॉपिक रिपीट होगा या नहीं होगा। थीम वही रहती है बिल्कुल। आप जिस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपने तैयारी करनी ही करनी होती है, वो आपने नोट्स बना के रख ली है। जैसे मैं भी आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कि एवरी वीक अटेम्प्ट एन ऐसे, और वो किसी से चेक कराएं। उसमें आपकी तैयारी हो जाती है कि अच्छा आप क्या गलत कर रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो, और वो ऐसे बना बनाया आपके पास आ जाता है कि जी ये मेरे पास जेंडर स्टडीज़ का या जेंडर रिलेटेड का मैंने ये उठाया था और मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आपके नोट्स भी बनते रहते हैं और आपकी जो है वो तैयारी भी होती रहती है। सो उसमें जो आपके कंफर्ट जोन वाले कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बना के रखें, दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी।